गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर वेव विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज। हम फोरियर सीरीज़ की एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने फोरियर सीरीज़ की हेल्प से रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वेव का एनालिसिस किया था। अब हम देखते हैं कि कैसे फोरियर सीरीज़ की हेल्प से हम एक ट्रायंगुलर वेव को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रायंगुलर वेव विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज़। अब ये हमारी ट्रायंगुलर वेव है। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम ले लिया एंड वाई एक्सिस के अलोंग हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया, जिसको हम वाई से रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं। यहाँ पे हमारी एक ट्रायंगुलर वेव है जिसका सिंगल साइकिल 0 to t टाइम पीरियड के बीच में हम लेके चल रहे हैं एंड हाफ टाइम पीरियड इसका हो गया t/2। अब हमारी इस टाइप की ट्रायंगुलर वेव है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं फोरियर सीरीज़ की हेल्प से। सबसे पहले हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, जो कि हम कह सकते हैं f ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा जो टर्म है यहाँ पे उसको हम टाइम पीरियड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T एंड t इस ट्रायंगुलर वेव का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, इस ट्रायंगुलर वेव में हमें अपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता है इनिशियली ओरिजिन पे, देन t जहाँ पे टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, इन दोनों लोकेशंस पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 0। बट जब हाफ टाइम पीरियड होता है उस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है एंड उस मैक्सिमम वैल्यू को, उस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम कह सकते हैं y की वैल्यू 0 है। कब? जब t की वैल्यू 0 थी या फिर t की वैल्यू कैपिटल T के इक्वल थी, एंड y की वैल्यू कैपिटल A इस एम्पलीट्यूड के इक्वल है जब हमारी t की वैल्यू कैपिटल T/2 के इक्वल थी। तो ये कंडीशंस हमें इस ट्रायंगुलर वेव के लिए पता है। बट यहाँ पे जो y फंक्शन है उसका एक्चुअल बिहेवियर नहीं पता, तो उस एक्चुअल नेचर को, उस y फंक्शन को निकालने के लिए हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस यूज करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, इस ट्रायंगुलर जो फॉर्म है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है उसमें हमने क्या किया, जो OD एक्सिस है इस OD पे हमने बीच में कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया C, और इस C पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए T एंड Y। अब अगर C पॉइंट के कोऑर्डिनेट T एंड Y है तो इस C पॉइंट पे X एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर अगर यहाँ पे मीट कर रहा है तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, स्मॉल t, एंड ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, स्मॉल y। ठीक है, अब ये जो मेरा C पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो इस एक्सिस को Q पे मीट करता है। तो देखो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक तो मेरी कंप्लीट ट्राइंगल ODR एंड एक मेरी स्मॉल ट्राइंगल OCQ। ये दोनों ट्राइंगल मेरी सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ तो मुझे पता है मैं ये जो रेशियो है इसको इक्वेट कर सकती हूँ कि साइड ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल दैट इज CQ डिवाइड बाय DR इक्वल्स टू OQ डिवाइड बाय OR। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड का जो रेशियो है उसको मैं इक्वल लेके चल सकती हूँ। तो इस सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन को मैं जब यूज़ करती हूँ इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास आता है CQ डिवाइड बाय DR इक्वल्स टू OQ डिवाइड बाय OR। अब जब इनकी वैल्यूज पुट करें तो CQ की वैल्यू क्या है मेरे पास, स्मॉल y, DR की वैल्यू मेरे पास क्या है, कैपिटल A, OQ की वैल्यू मेरे पास स्मॉल t एंड OR की वैल्यू मेरे पास कैपिटल T/2। तो इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद मेरी ये रिलेशन आ गई, और अब इस रिलेशन से मैं y को फाइंड आउट कर सकती हूँ। y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AT डिवाइड बाय कैपिटल T। और ये y की वैल्यू कब तक वैलिड है, ये y की वैल्यू जब हम यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तब तक वैलिड है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में मुझे अपना y फंक्शन पता चल गया, और मेरा y फंक्शन ट्वाइस ऑफ AT/T है जब मेरा स्मॉल t 0 से T/2 के बीच में वेरी करेगा। तो इस हाफ इंटरवल के लिए मेरे पास y फंक्शन आ गया। अब मेरा नेक्स्ट हाफ इंटरवल बचा T/2 से T के बीच में। अब इस इंटरवल पे अगेन मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, देखो ये बिहेवियर यहाँ पे डिफरेंट है। इस हाफ इंटरवल में y का बिहेवियर इंक्रीजिंग ऑर्डर का है एंड इस हाफ इंटरवल में नेक्स्ट
एंड नेक्स्ट हाफ इंटरवल में y मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर का है। तो यहाँ पे जो y का बिहेवियर है उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने फिर से इस पर्टिकुलर जो मेरी एक्सिस है यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लिया e, और इस e पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए t प्राइम y प्राइम। अब इसका ये कोऑर्डिनेट t प्राइम है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब यहाँ से ओरिजिन से एंड s पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, दिस इज t प्राइम। ये डिस्टेंस मेरा t प्राइम हो गया एंड y प्राइम y एक्सिस पे, तो मेरा ये वाली जो एक्सिस है वो क्या हो गई, y प्राइम। अब अगेन देखो ये जो नेक्स्ट हाफ पोर्शन है इसके लिए हम बात कर रहे हैं t/2 से t इंटरवल के लिए। तो इस पोर्शन में अगेन हमारे पास दो ट्राइंगल्स बनी। जब मैंने इस e एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया x एक्सिस के ऊपर जो कि s पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे ट्राइंगल्स मेरे पास हैं t d r एंड t e s। ये दोनों ट्राइंगल्स अगेन मेरी सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो मैं यहाँ पे भी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सिमिलर ट्राइंगल्स DRX एंड ESX, DRX एंड ESX, ये दो मेरी सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे बन गई हैं। इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल के लिए मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की साइड्स का रेशियो। सो ES डिवाइड बाय DR इक्वल्स टू SX डिवाइड बाय RX। तो ये रेशियो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब ES की वैल्यू क्या है, ES की वैल्यू मेरे पास है y प्राइम। ऐसे ही DR की मेरे पास वैल्यू है कैपिटल A। SX की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, देखो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास वैल्यू है t प्राइम, और यहाँ ओरिजिन से x तक मेरे पास है टोटल डिस्टेंस कैपिटल T। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा t माइनस टी प्राइम। ठीक है, तो Sx की मेरी वैल्यू होगी कैपिटल T माइनस टी प्राइम एंड Rx मेरी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक t/2 था और यहाँ से यहाँ तक भी आपका डिस्टेंस t/2। तो नेक्स्ट हाफ इंटरवल है ये, तो Rx की वैल्यू हो गई कैपिटल t/2। यहाँ से मेरे पास y प्राइम फंक्शन आ गया ट्वाइस ऑफ a 1 माइनस टी प्राइम बाई टी, और ये किस इंटरवल के लिए है, जब मेरा t वेरी कर रहा है t/2 से t तक। तो इसका मतलब जो मेरा y डिस्प्लेसमेंट है उस फंक्शन को मैंने फाइंड आउट कर लिया है, और वो फंक्शन मेरा 0 से t/2 इंटरवल के बीच में इस टाइप से वेरी कर रहा है, एंड t/2 से t इंटरवल के बीच में मेरा जो फंक्शन है वो इस टाइप से वेरी कर रहा है। तो मुझे अब मेरे फंक्शन की वैल्यू पता चल गई है इन दोनों इंटरवल्स के बीच में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मैं अपने फोरियर कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करूं, क्योंकि मुझे फोरियर सीरीज बनानी है। तो फोरियर कोफिशिएंट्स को हम कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास आता है ए नॉट कोफिशिएंट, और ए नॉट कोफिशिएंट की वैल्यू जब t टाइम पीरियड मेरे पास है तो उसके लिए होती है 1/t 0 to t फंक्शन इंटू dt। अब जो मेरा y डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है उसका मुझे पता है दोनों हाफ इंटरवल्स में बिहेवियर डिफरेंट है। तो इसका मतलब इस लिमिट को मैं ब्रेक कर लेती हूँ टू पार्ट्स में। एक तो मेरा इंटरवल होगा 0 से t/2 तक एंड नेक्स्ट इंटरवल होगा t/2 से t तक। तो यहाँ पे मैंने जब इस लिमिट को ब्रेक किया तो देखो 1/t एज इट इज, 0 to t को मैं लिख सकती हूँ 0 to t/2, और इस इंटरवल में मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ a t/t। तो वो मैंने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इंटू dt, प्लस सेकेंड इंटरवल t/2, इस इंटरवल के बीच में मेरे फंक्शन की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ a 1 माइनस टी प्राइम बाय t। तो यहाँ पे वेरिएबल t प्राइम है, इसलिए मैं t प्राइम के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव ले रही हूँ। तो ये सेकेंड इंटरवल में मेरे फंक्शन की वैल्यू होगी। तो इस टाइप से मेरे सिंगल इंटरवल को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। अब इन इंटीग्रल्स को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 2a/t इज ए कांस्टेंट, तो वेरिएबल सिर्फ t है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। सो 1/t एज इट इज, 2a/t एज इट इज, और इसका इंटीग्रल हो गया t²/2। तो ये टर्म मेरी आ गई, लिमिट्स है 0 to t/2। अगेन नेक्स्ट 1/t मैंने यहाँ से एज इट इज रखा, ये 2a मैंने बाहर कर दिया, अंदर मेरे पास बचा 1 माइनस टी प्राइम बाई कैपिटल T। 1 का इंटीग्रल t प्राइम एंड t प्राइम का इंटीग्रल t²/2, और ये t कांस्टेंट है, इसको एज इट इज पुट कर दिया, लिमिट्स है t/2 to t। अब इन लिमिट्स को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले हमने कैपिटल t/2 को पुट किया, यहाँ से हो जाएगा, ये देखो 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं,
ये हो जाएगा मेरे पास टी स्क्वायर बाय 4। सो 8t² मेरा आ गया जब इस लिमिट को पुट किया, और ये t मैंने एज इट इज़ पुट कर दिया। ये बाहर जो t कांस्टेंट है इसको भी हमने एज इट इज़ अभी पुट कर दिया है। नेक्स्ट जब हम जीरो लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे स्मॉल t की जगह पे, तो ये टर्म हमारी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब सेकेंड टर्म आपके इस फर्स्ट केस में यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल टर्म आएगी, सेकंड टर्म हमारी 0 हो गई। अब इसमें जब लिमिट्स पुट करेंगे तो कांस्टेंट हमने एज इट इज़ पुट किया। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो t प्राइम की जगह कैपिटल T, फिर यहाँ पे t प्राइम की जगह कैपिटल T पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा -t² बाय 2t। उसके बाद जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -t प्राइम की जगह t/2, एंड यहाँ पे ये नेगेटिव एंड लोअर लिमिट पुट करते टाइम जो नेगेटिव लगाते हैं वो दोनों होके हमारे पास आ गया प्लस, और लिमिट हमने जब t प्राइम स्क्वायर की जगह पे कैपिटल T/2 पुट किया तो ये हो गया t² बाय 4, और ये 2t हमने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने के बाद देखो हमारे पास क्या बनेगा, t² बाय 2t एंड यहाँ पे t² बाय 4 इंटू 2t। एक t से t कैंसिल कर दिया, ठीक है। ये t/2, ये t/2 एंड ये t, ये आपके कैंसिल हो गए। यहाँ पे मेरे पास आया कैपिटल T/8, बाहर मेरे पास है 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस t से ये t कैंसिल हो गया, मेरे पास आया a/4 टर्म। यहाँ से इधर मैं देखूँ t² से दोनों t कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे मेरे पास आया a/4। इसका मतलब a0 मेरे पास आया a/4 प्लस a/4, और टोटल a0 की वैल्यू आई a/2। तो जो a0 कोफिशिएंट है मेरा उसकी वैल्यू मुझे मिल गई है a/2। अब हम अपना bn कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। bn कोफिशिएंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2/t 0 to t y sin n ओमेगा t dt। अब यहाँ पे अगेन हमें पता है कि इस y फंक्शन की वैल्यू हमारी इस हाफ इंटरवल में डिफरेंट है, एंड t/2 to t इंटरवल में वैल्यू इसकी डिफरेंट है। सो अगेन हम इस 0 to t इंटरवल को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल बनेगा 0 to t/2, y की वैल्यू हमने पुट की ट्वाइस ऑफ at/T sin n ओमेगा t dt प्लस t/2 to t, एंड इस लिमिट के अंदर फंक्शन की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ a1 - t प्राइम बाई t साइन n ओमेगा t हमने एज इट इज पुट किया dt। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल है उसको t प्राइम लिखा है। अब इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो आपके पास जो यहाँ पे 2a है, इसमें भी आपके पास 2a है, तो इस 2a को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट हमारे पास हो गए 4a/t। अब ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है ये क्या बना 1/t, t कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया। इंटीग्रल के अंदर मेरे पास बचा स्मॉल t साइन n ओमेगा t dt, एंड इंटीग्रल की लिमिट है 0 to t/2। तो एक तो आपका इंटीग्रल यहाँ पे ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे पास दो टर्म बन रही है, इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, कांस्टेंट हम ऑलरेडी बाहर पुट कर चुके हैं, तो फर्स्ट टर्म मेरी बनेगी सिर्फ साइन n ओमेगा t dt, एंड लिमिट्स हो गई t/2 to t। नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या बनेगी, ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे। स्मॉल t प्राइम मेरा वेरिएबल है वो इंटीग्रल के अंदर रखा, कैपिटल T मेरा कांस्टेंट टर्म है तो उसको इंटीग्रल के बाहर कर दिया। सो 1/t लिमिट t/2 to t, एंड इंटीग्रल के अंदर हो गया t प्राइम साइन n ओमेगा t प्राइम dt प्राइम। तो इस टाइप से मेरे पास एक ये इंटीग्रल आ गया है, एक मेरा इंटीग्रल ये बन रहा है, एंड एक मेरा इंटीग्रल ये बन रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे तीन इंटीग्रल बन रहे हैं। इन तीनों इंटीग्रल्स को हम 1 by 1 सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमने इस फर्स्ट इंटीग्रल को लिया। इस फर्स्ट इंटीग्रल में हम देखें, देखो ये 1/t कांस्टेंट, इस फर्स्ट इंटीग्रल को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म एज इट इज। इंटीग्रल के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इसको हम बाई पार्ट सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट वेरिएबल कंसीडर कर लिया t, एंड साइन n ओमेगा t सेकेंड वेरिएबल। जब इसको बाई पार्ट सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन है उसका इंटीग्रल। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा साइन n ओमेगा t का नेगेटिव ऑफ कोस n ओमेगा t डिवाइड बाई n ओमेगा, लिमिट्स हैं 0 to t, ठीक है। अब
इस टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो इस टर्म को सोल्व करने पे हमारे पास आएगा 1/t कांस्टेंट एज इट इज। अपर लिमिट जब मैंने पुट की तो यहाँ पे अपर लिमिट जब मैं पुट करूँगी स्मॉल t की जगह तो ये हो जाएगी t/2 एंड n ओमेगा साथ में लिख दिया तो t/2 n ओमेगा, ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया। कोस n ओमेगा t एंड t की स्मॉल t की जगह मैंने लिमिट पुट की कैपिटल t/2 एंड मुझे पता है ओमेगा मेरे पास है 2π/t। तो जब मैं यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रखती हूँ 2π/t एंड अब मैं स्मॉल t की वैल्यू रखती हूँ कैपिटल t/2 तो मेरे पास क्या आएगा कोसाइन ऑफ n ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कोसाइन ऑफ n ओमेगा। तो अपर लिमिट पुट की तो मेरे पास ये टर्म आ गई। अब जब लोअर लिमिट मैं पुट करूँगी 0 तो देखो स्मॉल t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये कंप्लीट इस टर्म को 0 कर देगा। इसका मतलब लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा यहाँ पे, तो सिर्फ मेरे पास यही टर्म आएगी इस ब्रैकेटेड टर्म से। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंटीग्रल है इसको मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास कोसाइन n ओमेगा है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास आएगा साइन n ओमेगा। ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो चुका है, ये हो गया साइन n ओमेगा t डिवाइड बाई n ओमेगा। एक n ओमेगा टर्म ऑलरेडी हमारे पास है तो ये हो गया n ओमेगा स्क्वायर, लिमिट हो गई 0 to t/2। अब हम जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो सबसे पहले मैंने अपर लिमिट पुट की, ओमेगा को मैंने लिख दिया यहाँ पे 2π/t। जब मैं अपर लिमिट पुट करूँगी t/2 तो ये मेरे पास हो जाएगा साइन nπ एंड साइन nπ की वैल्यू मेरी हमेशा 0 होती है। जब मैं लोअर लिमिट पुट करूँगी तो ये हो गया साइन 0 की वैल्यू भी मेरी 0 होती है। तो इसका मतलब इस टर्म से मुझे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, इसकी नेट वैल्यू होगी 0। तो इस टर्म को मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसकी वैल्यू आ गई है -1/2n ओमेगा कोसाइन nπ। तो ये वैल्यू मेरी फर्स्ट इंटीग्रल की आ गई है। अब हम सेकेंड एंड थर्ड इंटीग्रल्स को भी सोल्व करते हैं। सेकेंड इंटीग्रल हमारे पास है t/2 to t साइन n ओमेगा t प्राइम dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन n ओमेगा t का इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ कोसाइन n ओमेगा t डिवाइड बाई n ओमेगा। लिमिट्स है t/2 to t। अब इन लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले जब अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट किया मुझे पता है ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, तो अब मैं यहाँ पे ओमेगा को लिख देती हूँ 2π/t। तो जब मैंने अपर लिमिट को पुट किया t प्राइम की जगह पे मैंने t पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया कोसाइन 2nπ, नेगेटिव का साइन एज इट इज, n ओमेगा एज इट इज। फिर मैंने लोअर लिमिट को पुट किया तो ये नेगेटिव साइन एंड लोअर लिमिट पुट करने के लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, वो दोनों हो गए पॉजिटिव। t प्राइम की जगह t/2 पुट किया तो मेरे पास आया कोसाइन nπ/n ओमेगा। कोसाइन 2nπ की वैल्यू मेरी होती है 1, सो ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव ऑफ 1/n ओमेगा। कोस nπ मेरा -1n होता है, इसको मैं एज इट इज कोस nπ ही अभी पुट कर लेती हूँ। सो ये हो गया कोस nπ/n ओमेगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास आ गई नेगेटिव 1/n ओमेगा प्लस कोस nπ/n ओमेगा। अब मेरे पास बचा ये थर्ड इंटीग्रल 1/t t/2 to t प्राइम साइन n ओमेगा t प्राइम dt। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो अगेन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1/t कॉन्स्टेंट एज इट इज बाहर पुट किया। अंदर मेरे पास दो फंक्शंस हैं, बाई पार्ट्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पुट किया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया नेगेटिव ऑफ कोसाइन n ओमेगा t प्राइम बाई n ओमेगा। लिमिट्स हैं t/2 to t। अब इसके बाद क्या आएगा माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकेंड फंक्शन मेरा है इसका इंटीग्रेशन हो गया कोसाइन ऑफ n ओमेगा t प्राइम बाई n ओमेगा विथ नेगेटिव साइन। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपर लिमिट पुट की यहाँ पे, तो ओमेगा को मैं पुट कर देती हूँ 2π/t। अपर लिमिट t प्राइम की जगह पुट की तो ये हो गया कैपिटल T, नेगेटिव साइन मेरा एज इट इज। यहाँ पे मैंने जब कैपिटल T पुट किया तो मेरे पास आया कोस 2nπ/n ओमेगा एज इट इज। अब जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये नेगेटिव साइन एंड नेक्स्ट नेगेटिव साइन दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। t प्राइम की जगह t/2, सो t/2n ओमेगा एंड यहाँ पे जब t प्राइम की जगह t/2 पुट करूँगी तो मेरे पास आएगा कोसाइन ऑफ nπ। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू मेरी ये आ गई है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन एंड ये नेगेटिव साइन दोनों हो गए पॉजिटिव, 1/t एज इट इज। कोसाइन n ओमेगा t का इंटीग्रेशन साइन n ओमेगा t एंड n ओमेगा हमारे पास ऑलरेडी था तो ये हो जाएगा n ओमेगा स्क्वायर।
लिमिट्स है t/2 टू t। अब इन लिमिट्स को जब यहाँ पे पुट करूँगी तो देखो, जब मैंने कैपिटल T को यहाँ पे पुट किया तो ओमेगा को मैं कह देती हूँ 2π/t। जब मैंने कैपिटल T पुट किया तो मेरे पास आया sin 2nπ, एंड sin 2nπ की वैल्यू होती है 0। जब मैंने लोअर लिमिट को पुट किया t प्राइम की जगह तो मेरे पास आया sin nπ की वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब ये टर्म है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारे पास सिर्फ यही टर्म बचेगी। इस टर्म को हम फर्दर सोल्व करें तो यहाँ से मेरे पास ये t से t कैंसिल हो गया और मेरे पास आया नेगेटिव ऑफ 1/n ओमेगा, क्योंकि कोसाइन 2nπ की वैल्यू मेरी 1 होती है। सेकेंड टर्म होगी कोस nπ डिवाइड बाई 2n ओमेगा। तो मेरे इन तीनों इंटीग्रल्स की वैल्यू आ गई है। तो अब हम निकालते हैं bn की वैल्यू। bn की वैल्यू मेरी क्या होगी? bn की वैल्यू मेरी होगी 4a/t, सो 4a/t, एंड उसके बाद इन तीनों इंटीग्रल्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू मेरी है नेगेटिव ऑफ 1/2n ओमेगा कोस nπ, सो मैंने ये वैल्यू पुट की नेगेटिव ऑफ 1/2n ओमेगा कोस nπ। सेकेंड इंटीग्रल है उसकी वैल्यू मेरे पास है नेगेटिव ऑफ 1/n ओमेगा प्लस कोस nπ/n ओमेगा, एंड ये इंटीग्रल पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये टर्म्स मैं एज इट इज पुट कर देती हूँ 1/n ओमेगा प्लस कोस nπ/n ओमेगा। थर्ड इंटीग्रल है वो मेरा नेगेटिव साइन के साथ है, इसका मतलब जो भी थर्ड इंटीग्रल की वैल्यू आएंगी उनका मैं साइन यहाँ पे इन्वर्ट कर दूंगी। तो मेरे पास आएगा यहाँ पे पॉजिटिव का 1/n ओमेगा एंड नेगेटिव का 1/2n ओमेगा कोस nπ। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं 1/2n ओमेगा कोस nπ एंड 1/2n ओमेगा कोस nπ नेगेटिव के हैं, एंड कोस n ओमेगा एंड 1/n ओमेगा कोस nπ पॉजिटिव ही टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए एंड 1/n ओमेगा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। इसका मतलब bn की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आई 0। तो इन पर्टिकुलर लिमिट्स के अंदर जब मैंने bn कोफिशिएंट को फाइंड आउट किया तो bn कोफिशिएंट की मेरी वैल्यू मुझे मिल रही है 0। अब हम जो थर्ड कोफिशिएंट है an उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने अभी तक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है a0 की, जो हमें मिली थी a/2, एंड bn की वैल्यू हमें मिली थी 0। अब हम फाइंड आउट करेंगे कोफिशिएंट an की वैल्यू। सो an कोफिशिएंट हमारा होगा 2/t 0 to t y cos n ओमेगा t dt। अगेन हम इस इंटरवल को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे क्योंकि हमारे y फंक्शन की 0 to t/2 इंटरवल में हमारे पास है 2a स्मॉल t बाई कैपिटल T, एंड t/2 to t इंटरवल के बीच में हमारे y फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है 2a 1 माइनस t प्राइम बाई t। सो हमने इस इंटीग्रल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया एंड इंटरवल के अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को हम सोल्व करते हैं। इस इंटीग्रल में हम देख सकते हैं हमारे पास दो टर्म है, तो इसको हम फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं। तो नेट हमारे पास an कोफिशिएंट की वैल्यू में 3 इंटीग्रल्स आते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट इंटीग्रल, यहाँ से यहाँ तक ये है हमारे पास सेकेंड इंटीग्रल, एंड ये है हमारा थर्ड इंटीग्रल। तो इन तीनों इंटीग्रल्स की वैल्यू हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल हमारा है 0 to t cos n ओमेगा t dt। अगेन बाई पार्ट्स इसको सोल्व करें, ये फर्स्ट फंक्शन है एंड ये सेकंड फंक्शन है। तो बाई पार्ट सोल्व करते टाइम हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल जो कि होगा साइन n ओमेगा t बाई n ओमेगा, लिमिट्स 0 to t/2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकेंड टर्म है उसका इंटीग्रल हमारे पास साइन n ओमेगा t बाई n ओमेगा dt। इस टर्म में लिमिट्स पुट की, जब कैपिटल t/2 हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये ओमेगा है, इसको मैं लिख देती हूँ 2π/t। तो जब कैपिटल t/2 वैल्यू पुट करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आएगा साइन nπ की वैल्यू होगी 0, एंड जब लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0 उसकी वैल्यू भी होती है 0। इसका मतलब इस टर्म की नेट वैल्यू मुझे मिलेगी 0। अब इस इंटीग्रल को हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास है साइन n ओमेगा t, जिसका इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव ऑफ कोसाइन n ओमेगा t डिवाइड बाई n ओमेगा, और ये n ओमेगा टर्म हमारे पास ऑलरेडी है, सो हो गया n ओमेगा स्क्वायर। लिमिट्स हैं 0 to t/2। ये नेगेटिव साइन एंड ये नेगेटिव साइन दोनों हो जाएंगे हमारे पास पॉजिटिव, सो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब लिमिट्स पुट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल t/2 स्मॉल t की जगह मैंने पुट किया, ओमेगा इज 2π/t। जब इसकी जगह हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं तो अपर लिमिट में हम जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कोसाइन nπ, डिनोमिनेटर में n ओमेगा स्क्वायर एज इट इज,
माइनस लोअर लिमिट पुट की तो cos 0 हो गया 1 एंड n ओमेगा स्क्वायर अगेन एज इट इज डिनोमिनेटर में। तो ये टर्म हमें मिली इस फर्स्ट इंटीग्रल के करस्पॉन्डिंग। अब हम सेकंड इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, जो है हमारे पास t/2 टू टी कोसाइन ऑफ n ओमेगा t प्राइम dt। इस इंटीग्रल में हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, इसको सोल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रल आएगा साइन n ओमेगा t बाय n ओमेगा। लिमिट्स है t/2 टू टी। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करें तो ओमेगा को मैंने पुट किया t टू पाई बाय टी। अपर लिमिट पुट करूंगी तो मेरे पास आएगा साइन 2n पाई, साइन 2n पाई की वैल्यू 0। लोअर लिमिट पुट करूंगी तो मेरे पास आएगा साइन n पाई, तो उसकी वैल्यू भी होती है 0। तो इसका मतलब है इस इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास है 0। अब मेरे पास बचा थर्ड इंटीग्रल, दैट इज लिमिट t/2 टू टी प्राइम कोस n ओमेगा t प्राइम dt। इस इंटीग्रल को अगेन मुझे बाई पार्ट सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से मेरे पास दो फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल हो गया साइन n ओमेगा t बाई n ओमेगा। लिमिट्स हैं t/2 टू टी, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया 1, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल हो गया साइन n ओमेगा t बाई n ओमेगा dt एंड t/2 टू टी यहाँ पे लिमिट्स। सबसे फर्स्ट पार्ट इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगेन मेरे पास साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन में जब मैं इन दोनों लिमिट्स को पुट करती हूँ, ओमेगा की जगह जैसे ही मैंने 2 पाई बाई टी किया, अपर लिमिट मैंने पुट की तो मेरे पास आया साइन 2n पाई, लोअर लिमिट पुट की तो मेरे पास आया साइन n पाई। दोनों की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इस टर्म की वैल्यू हो गई 0। अब मैं इस इंटीग्रल को सोल्व करूंगी तो साइन n ओमेगा t का इंटीग्रल मेरे पास है कोसाइन n ओमेगा t विद नेगेटिव साइन एंड डिवाइड बाय n ओमेगा। n ओमेगा मेरे पास ऑलरेडी था तो n ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये नेगेटिव साइन एंड ये नेगेटिव साइन दोनों मिला के हो गए यहाँ पे पॉजिटिव। अब इसकी लिमिट्स पुट करते हैं। कैपिटल T जब मैंने पुट किया तो मेरे पास आया कोसाइन 2n पाई डिवाइड बाई n ओमेगा स्क्वायर। t/2 जब मैंने लिमिट पुट की तो माइनस कोस n पाई बाई n ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरी थर्ड इंटीग्रल की वैल्यू है। तो इस टाइप से मेरे पास तीनों इंटीग्रल्स की वैल्यू आ गई हैं। अब मैं इन इंटीग्रल्स की वैल्यू को पुट करती हूँ an की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो मेरा an हो जाएगा 4a बाई टी स्क्वायर, फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू। फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास है कोसाइन n पाई बाई n ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाई n ओमेगा स्क्वायर, प्लस 4a बाई टी इंटू सेकेंड इंटीग्रल की वैल्यू जो मेरे पास है 0। तो यहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया, माइनस 4a बाई टी स्क्वायर एंड थर्ड इंटीग्रल की वैल्यू। और थर्ड इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे कोस 2n पाई, ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1। सो 1 बाई n ओमेगा स्क्वायर माइनस कोसाइन n पाई बाई n ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सेकंड टर्म मेरी होगी 0। मेरे पास सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म यहाँ से बची। इनको मैं सोल्व कर लेती हूँ, एक्सपेंड करके लिख लिया मैंने 4a बाई टी स्क्वायर कोसाइन n पाई बाई n ओमेगा स्क्वायर माइनस 4a बाई टी स्क्वायर 1 बाई n ओमेगा स्क्वायर माइनस 4a बाई टी स्क्वायर 1 बाई n ओमेगा स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4a बाई टी स्क्वायर कोसाइन n पाई बाई n ओमेगा स्क्वायर। अब देखो कोसाइन n पाई बाई n ओमेगा स्क्वायर 4a बाई टी स्क्वायर की टर्म एंड ये टर्म, ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, तो इस टर्म का ट्वाइस हो जाएगा मेरे पास। एंड इसी टाइप से इस टर्म का भी मेरे पास ट्वाइस हो जाएगा। तो मैं क्या ले सकती हूँ अब, कॉमन कॉन्स्टेंट। एक तो मेरे पास हो गया कॉमन कॉन्स्टेंट, दिस इज 4a बाई टी स्क्वायर एंड यहाँ से मेरे पास मिलेगा ट्वाइस ऑफ, हर टर्म में मेरे पास डिनोमिनेटर में n ओमेगा स्क्वायर भी है, सो ट्वाइस ऑफ n ओमेगा स्क्वायर। कोस n पाई की जगह माइनस 1 रेज़ टू पावर n कर दिया। ये दो टर्म्स थी मेरी, तो इसलिए मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया है, माइनस 1 रेज़ टू पावर n हो गया इस टर्म की जगह पे। एंड ये भी मेरे पास डबल टर्म है, इसलिए इनके कॉन्स्टेंट्स मैंने बाहर कर लिए, 2 भी मैंने बाहर कॉमन ले लिया और इन दोनों की टर्म्स की जगह पे मेरे पास हो गया माइनस ऑफ 1। अब इसको फर्दर हम कॉन्स्टेंट्स को सोल्व करें तो ओमेगा की जगह मैंने पुट कर दिया 2 पाई बाई टी। सो मेरे पास हो गया n स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, वो मेरा न्यूमरेटर में चला गया। यहाँ से t से t कैंसिल हो गया मेरे पास एंड 4 से 4 कैंसिल हो गया मेरे पास। तो कॉन्स्टेंट टर्म बची मेरे पास 2a डिवाइड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है माइनस 1 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब मेरा अगर n की वैल्यू इवन है, n की वैल्यू अगर इवन है तो इसका मतलब माइनस 1 की पावर मेरे पास इवन है, तो उस केस में मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी 1 एंड 1 माइनस 1 0, तो an की वैल्यू होगी 0। तो जब भी आपका n है वो इवन टाइप का रहेगा, उस केस में an की वैल्यू हमें मिलेगी 0। जब n आपका ओड नंबर होगा तो ओड नंबर के केस में ये वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो मेरे an की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ऑफ 4 टाइम्स a बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर।
तो यहाँ पे मेरे पास ए एन कोफिशिएंट की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मेरे पास ए नोट कोफिशिएंट आ चुका, बी एन कोफिशिएंट आ चुका एंड ए एन कोफिशिएंट की वैल्यू मेरी है 0 जब मेरा एन इवन है एंड -4a बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर जब मेरा एन है वो ओड फंक्शन है। ठीक है, तो मेरे पास ए एन की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करके हम अपनी फोरियर सीरीज बनाते हैं और ट्राइंगुलर जो वेव है हमारी उसको एनालाइज करते हैं। अब हमारे पास ये तीनों फोरियर कोफिशिएंट आ चुके हैं। फोरियर सीरीज हमारी ए डॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस एन इक्वल्स टू 1 to infinity बी एन साइन एन ओमेगा टी। अब हमारे पास बी एन की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब जो ये साइन टर्म है ये सीरीज हमारी 0 हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे बची सिर्फ ये कोसाइन सीरीज मिलेगी। अब इस कोसाइन सीरीज में ए नोट की वैल्यू मेरे पास है a/2। उसके बाद नेक्स्ट इस सीरीज से मुझे फर्स्ट टर्म जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, a1 के करस्पॉन्डिंग। a1 के करस्पॉन्डिंग मेरी वैल्यू हो जाएगी 4a/π² नेगेटिव का, और यहाँ से n के 1 पुट करूँगी तो कोस ओमेगा टी। सेकेंड टर्म मुझे मिलेगी a3 के करस्पॉन्डिंग, तो जब a3 के करस्पॉन्डिंग होगी तो a3 की वैल्यू मेरी होगी नेगेटिव 4a/π² 3² एंड कोस एन ओमेगा टी में जब n को 3 पुट करूँगी तो कोस 3 ओमेगा टी एंड इसी टाइप से नेक्स्ट टर्म। तो मेरी जो वाई डिस्प्लेसमेंट सीरीज है वो इस फॉर्म में बनेगी, इसमें मेरी ये करस्पॉन्डिंग टर्म्स है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है एंड फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब जब इसको हम प्लॉट करेंगे इस कर्व पे, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस एंड ये टाइम एक्सिस, ये 0, ये t/2 एंड ये t टाइम पीरियड। सबसे पहले मेरे पास है a/2 एक कांस्टेंट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे है 4a/π² कोस ओमेगा टी, मीन्स कोसाइन की मेरी वेव बनेगी, उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा। तो ये मेरी कोसाइन की वेव मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी, ये मेरी है फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है कोस 3 ओमेगा t/3², मीन्स एम्पलीट्यूड मेरा 1/3² से रिड्यूस हो गया एंड फ्रिक्वेंसी है वो 3 टाइम्स एनहांस हो गई। तो इसका मतलब अब मेरी जो फ्रिक्वेंसी इस t टाइम पीरियड में बनेगी वो इसके करस्पॉन्डिंग 3 टाइम्स एनहांस हो गई, तो मेरी वेव कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, तो ये वेव कुछ इस टाइप से मेरी यहाँ हो गई, इसकी फ्रिक्वेंसी है वो इस करस्पॉन्डिंग वेव की इनिशियल इस फर्स्ट टर्म की करस्पॉन्डिंग 3 टाइम्स एनहांस हो गई। तो ये मेरी है यहाँ पे सेकंड टर्म। अब जो थर्ड टर्म है उसकी फ्रिक्वेंसी हम देख रहे हैं 5 टाइम हो गई और एम्पलीट्यूड हमारा फर्दर रिड्यूस हो गया। तो थर्ड टर्म मेरी कुछ इस टाइप से बनेगी, तो इस टाइप से ये मेरी थर्ड टर्म बन गई। तो इसमें आप देख सकते हैं नेट रिजल्टेंट आपका फाइनली जो आपको यहाँ पे इन तीनों वेव्स का इफेक्टिव रिजल्ट जो मिलेगा वो कुछ इस टाइप से होगा। इस टाइप से कुछ एक वेवी पैटर्न मिलेगा और ये वेवी पैटर्न है, ये इन पर्टिकुलर टर्म्स का रिजल्टेंट दे रहा है। अब इसी टाइप से जितनी हम फर्दर टर्म्स ऐड करेंगे उतना ही हम जो अपनी ट्रायंगुलर वेव थी उसके एक्चुअल नेचर के करस्पॉन्डिंग अप्रोच करते चले जाएंगे। तो इस टाइप से जो फोरियर सीरीज की टर्म्स है इनको यूज़ करके हम फाइनली अपना ट्रायंगुलर वेव है उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसको रीजनरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने फोरियर सीरीज़ की हेल्प से ट्रायंगुलर वेव का एनालिसिस किया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।